हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन कंप्लीट कर चुके थे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एसीटामाइड इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एसीटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये एसीटामाइड है। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। 1 डिग्री एमाइड Br2 ऑब्लिक बेस के प्रेजेंस में RNH2 बनाता है, RC डबल बॉन्ड O NH2 से, मतलब C डबल बॉन्ड O छुप जाता है तो आपके पास R CH3 NH2 बनता है। लेकिन बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है तो इसमें आपको साथ में K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O भी लिखना होगा। K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए तो RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस में 4KOH होगा बैलेंसिंग में, और यहाँ पे ट्वाइस KBr हो जाएगा, साथ में 2H2O भी होगा। तो ये आपका बैलेंस हो गया। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो जितना रिएक्टेंट साइड में एटम है उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन देखिए 1 + 1, 2 कार्बन है। प्रोडक्ट साइड में भी 1 + 1, 2 कार्बन। नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है आपके पास 1 + 4 ऑक्सीजन KOH के कारण, तो 5 टोटल, 3 और एक H2O में एक, तो 2 H2O में 2 ऑक्सीजन, मतलब 3 + 2 5 ऑक्सीजन। ब्रोमीन, तो यहाँ 2 ब्रोमीन है, तो KBr में 1 ब्रोमीन, 2 KBr है, मतलब 2 ब्रोमीन, तो ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 + 3 5 + 4, टोटल 9 हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 + 2 5, और एक H2O में 2 हाइड्रोजन है तो 2 H2O में 4, तो 5 + 4 9 हाइड्रोजन। पोटेशियम 4 पोटेशियम, तो यहाँ देखिए 2 पोटेशियम, और KBr में 1 पोटेशियम होता है तो 2 KBr में 2 पोटेशियम, तो 2 + 2 4। सारा आइटम बैलेंस है, तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन का। तो इस तरह से एसीटामाइड से जब रिएक्शन होता है ब्रोमीन और KOH का तो प्रोडक्ट बनता है CH3NH2 मिथाइल अमीन, और बैलेंसिंग भी कर दिए हैं। नेक्स्ट है गिव ए केमिकल टेस्ट एंड द रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, इथाइल अमीन एंड डाइथाइल अमीन। तो इथाइल अमीन C2H5NH2, लेकिन डाइथाइल अमीन, तो यहाँ जो NH2 है यहाँ से एक और इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, मतलब NH, और इससे 2 C2H5 इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए C2H5। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो एक 1 डिग्री अमीन है और एक 2 डिग्री अमीन है, तो आप कार्बाइल एमाइन टेस्ट करवा दीजिए, मतलब CHCl3 प्लस KOH से रिएक्शन करवा दीजिए। तो 1 डिग्री अमीन कार्बाइल एमाइन टेस्ट दे देता है, लेकिन 2 डिग्री अमीन कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं देता है। मतलब ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट देता है तो RNH2 से RNC बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड। तो आप कार्बाइल एमाइन टेस्ट से दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि एक प्राइमरी अमीन है एक सेकेंडरी अमीन है। प्राइमरी अमीन रिएक्शन कर लेगा लेकिन सेकेंडरी अमीन कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं देगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन, ए कीटोन A which undergo हैलोफॉर्म रिएक्शन gives compound B on reduction। तो कीटोन A है जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड है और इससे R ग्रुप अटैच रहेगा, तो ये आपका A हो गया। अब इसका रिडक्शन होता है तो B बनता है, तो कीटोन का जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनाएगा। तो रिडक्शन के बाद CH3 CHOH R। अब ये R ग्रुप अभी पता नहीं है, एक्चुअली में हेलोफॉर्म देता है तो CH3 C डबल बॉन्ड हो तो परिएंट होगा, कीटोन है तो मतलब A यही है, R ग्रुप पता करना होगा। अब B ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कंपाउंड C। तो B जो बना है इसका रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एलिमिनेशन होगा, तो C बनेगा, मतलब C आपका
अल्कीन है। अब C जो है मोनो ओजोनाइड D बनाता है, मतलब C का रिएक्शन जब O3 से करते हैं तो मोनो ओजोनाइड बनाता है D। और फिर D का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मतलब O3 के बाद Zn/H2O, तो ये पूरा C से डायरेक्ट O3 फिर जिंक H2O, तो ये आपका ओजोनोलिसिस होता है, मतलब अल्कीन से एल्डिहाइड बनता है, दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड, तो CH3 CHO। तो एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा? CH3 CHO जो है CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और मॉलिक्यूल रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओजोनोलिसिस में होता है क्या कि R C डबल बॉन्ड CR, डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब दोनों डबल बॉन्ड के जगह, दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जगह यहाँ डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये आपका अल्कीन C हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका अल्कीन C है, ब्यूट 2इन, और ये बना है CH3 CHOHR, मतलब कि ब्यूटेन 2 से, ये आपका C2H5 होगा R, तभी तो CH3 CHOH और इससे CH2 CH3, तभी तो यहाँ से OH यहाँ से जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्यूट 2इन, मतलब कि B आपका ब्यूटेन 2 है। तो A आपका CH3 C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रहेगा, तो A होगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका A है कीटोन, इसका जब रिडक्शन होता है तो B बनता है ब्यूटेन 2 इसका जब रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो C बनता है ब्यूट 2इन। उसके बाद फिर O3 से जब रिएक्शन होगा तो मोनो ओजोनाइड बनेगा, मोनो ओजोनाइड आपका होगा CH3 CH ऑक्सीजन, फिर CH, यहाँ CH3 और यहाँ से इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन O3, इस तरह से 3 ऑक्सीजन बनता है, मोनो ओजोनाइड, ये आपका D कहलाएगा। फिर फर्दर जब Zn/H2O तो कंप्लीट ओजोनोलिसिस हो जाता है O3 जिंक H2O से, तो यहाँ पे आपका CH3 CHO बन जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, तो CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 2 मोल एसिटल्डिहाइड का बनेगा, तो इसलिए सिर्फ एसिटल्डिहाइड बनेगा। अगर यहाँ CH3 की जगह कुछ और रहता, मान लीजिए C2H5 रहता, तो एक तो CH3 CHO बनता, दूसरा C2H5 CHO, मतलब प्रोपियोनल डिहाइड बनता, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ही बनाना है, तो इसलिए सिमेट्रिकल अल्कीन है ये आपका C। इसके बाद 12th क्वेश्चन, ए मिक्सचर ऑफ 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स A and B was separated by dissolving a chloroform followed by extraction with aqueous KOH solution. The organic layer containing compound A when heated with alcoholic solution of KOH produces a compound C7H5n associated with an unpleasant odor। तो आपके पास 2 एरोमेटिक कंपाउंड है A और B, जो कि सेपरेट हो जाता है जब इसका रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH से करवाते हैं तब, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड A है उसका जब रिएक्शन होता है CHCl3 की वजह से तो ये कंपाउंड C बनाता है C7H5n, जिसका कि अनप्लीजेंट ऑडोर है, जिससे कि पता चलता है कि ये जो C है ये आइसोसाइनाइड है, क्योंकि आइसोसाइनाइड जो है वो अनप्लीजेंट ऑडोर शो करता है, मतलब PHNC है आपका C एन ट्रिपल बॉन्ड C, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी C7H5n है, C7H5n, तो C आपका आइसोसाइनाइड है। द अल्कलीन एक्वस लेयर ऑन द अदर हैंड व्हेन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड देन एसिडिफाई गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमेरिक कंपाउंड D and E, मतलब A के अलावा ये जो B है जब इसका रिएक्शन CHCl3 प्लस की वजह से होता है तो 2 आइसोमेरिक कंपाउंड बनता है D और E ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2। तो इससे पता चलता है कि ये फिनोल है, जो आपका B है ये फिनोल है और A आपका एनिलीन है, क्योंकि यही 2 रिएक्शन करता है CHCl3 प्लस KOH से, और जब एनिलीन रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है कार्बाइल एमाइन टेस्ट, और ये रीमर टीमान
फॉर्माइलेशन। तो फिनोल रिमर्टिमान फॉर्माइलेशन करता है CHCl3 प्लस KOH से, तो आपका ऑर्थो और पारा पोजीशन पे एल्डिहाइड अटैच हो जाता है। तो OH और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO प्लस इसके पारा पोजीशन पे CHO, तो यहाँ से OH और इसके पारा पोजीशन से CHO। तो ये आपका D एंड E है। और RNH2 का रिएक्शन जब CHCl3 प्लस KOH से होता है तो RNC बनता है CHCl3 प्लस KOH। तो आपका PHNH2 से PH एंड डबल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अब करा आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABCDE एंड राइट देयर स्ट्रक्चर। तो A आपका एनिलीन होगा, B आपका फिनोल होगा, उसके बाद C आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड होगा, PH एंड ट्रिपल बॉन्ड C। उसके बाद D और E, तो D होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, E होगा आपका पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम सैलिसल्डिहाइड भी होता है, तो सैलिसल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ABCDE पता करना था, सभी पता चल गया। उसका स्ट्रक्चर भी बना ही चुके हैं। बेंजीन से NH2 एनिलीन हो जाएगा, बेंजीन से OH फिनोल हो जाएगा, बेंजीन से N ट्रिपल बॉन्ड C फिनाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, बेंजीन से OH फिनोल और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सिमिलरली पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म A एंड B। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और जो 2 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है A एंड B। एन अमाउंट ऑफ 0.108 ग्राम ऑफ वन ऑफ द आइसोमर गिव ऑन कंबसन 0.308 ग्राम ऑफ CO2, 0.072 ग्राम ऑफ H2O। तो एक आइसोमर होगा A या B इसमें से जिसका कि कंबसन होता है, इतना ग्राम कंबसन करवाते हैं तो 0.308 ग्राम CO2 मिलता है और 0.072 ग्राम H2O मिलता है। तो इससे क्या पता चला, तो जितना भी कार्बन या हाइड्रोजन आया है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। मतलब 0.108 ग्राम में जितना कार्बन होगा वही कार्बन CO2 में होगा। सिमिलरली 0.108 ग्राम में जितना हाइड्रोजन होगा वही हाइड्रोजन H2O में होगा, मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो 0.072 ग्राम H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, तो 0.072, इतना तो वेट है। तो H2O का मोल होगा आपका अपॉन 18, ये मोल हो गया H2O का। और H2O में हाइड्रोजन का एटोमिसिटी 2 है, मतलब कि इसका डबल मोल हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, और एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम होता है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास, 1 एटम का तो 1 AMU हो जाएगा। तो इतना मोल का इंटू मास से कर देंगे तो इतना वेट हो जाएगा टोटल हाइड्रोजन एटम का, तो इंटू 1 ग्राम, मतलब 0.072 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 8 मतलब 0.008 ग्राम हाइड्रोजन है और 0.308 ग्राम CO2 मतलब 0.308 अपॉन 44, इतना मोल CO2 का है। और जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल कार्बन का भी होगा। क्यों? क्योंकि एटोमिसिटी 1 है, एक मोल में एक कार्बन एटम है, एक मोलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, एक मोल में 1 मोल कार्बन एटम है। यदि 1 मोल CO2 है तो उसमें 1 मोल कार्बन एटम भी होगा। तो जितना मोल CO2 का उतना ही मोल कार्बन का, तो इतना मोल कार्बन एटम है। और कार्बन का मास 12 होता है, मतलब इतना मोल, एक मोल का मास 12 ग्राम, तो इतना मोल का मास इंटू 12 ग्राम होगा। तो ये आता है आपका 308 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 1000 इंटू 12, तो ये 7 टाइम 12 इंटू 7 84 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.084 ग्राम। तो ये कार्बन का मास है और ये हाइड्रोजन का मास है। और आपके पास टोटल 0.108 ग्राम है और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो जो बच गया वो ऑक्सीजन का मास होगा। तो ऑक्सीजन का मास होगा 0.108 माइनस
008 माइनस मास ऑफ कार्बन 0.084, तो ये आएगा 0.016 ग्राम। तो अब जो है सभी का मोल निकाल लीजिए। तो 0.016 ग्राम में ऑक्सीजन कितना होगा, 0.016 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 1/1000 होगा। 0.084 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 7/1000 होगा। उसके बाद 0.008 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ये 8/1000 होगा। तो ये मोल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब कि 1000 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8, मतलब 7:8:1, कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C7H8O। तो इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया। उसके बाद बोल रहा है A इज इनसोल्यूबल इन NaOH एंड NaSCO3। तो A जो है वो इनसोल्यूबल है बेस में और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में, while B इज सोल्यूबल इन NaOH, जबकि B जो है सोल्यूबल है NaOH में। इससे पता चल रहा है कि आपका एक तो फिनोलिक पार्ट होगा B वाला जो है, ताकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन NaOH के साथ एसिडिक हाइड्रोजन रहता है फिनोल में। तो यहाँ से ये इस तरह से ये रिएक्शन कर लेगा, मतलब बेस से सोल्यूबल हो जाएगा बेस के प्रेजेंस में। तो बी में फिनोलिक पार्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ए रिएक्ट्स विथ concentrated HI to give compound C and D. C can be separated from D by ethanolic AgNO3 solution and D is soluble in NaOH. B reacts readily with bromine water to give compound E of molecular formula C7H5OBr3. तो B का रिएक्शन जब होता है ब्रोमीन वाटर से Br2/H2O, तो फिनोल के केस में तीनों पोजीशन से ब्रोमीन अटैच होता है, Br Br Br, मतलब कि ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है जो हम निकाले थे ए और बी का, यही मोलिकुलर फॉर्मूला भी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम होना चाहिए। तो C7 ही है जो प्रोडक्ट बन रहा है ब्रोमिनेशन के बाद, क्योंकि ब्रोमीन ऐड होगा तो कार्बन C7 ही है, मतलब कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो आपके पास 3 ब्रोमीन अटैच हो गया, मतलब C7H8O, तो इसमें फिनोल के बाद एक CH3 ग्रुप अटैच होगा और ये CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन से अटैच होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन से अटैच हो जाता है तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेंगे तो 2 ही ब्रोमीन अटैच होगा, क्योंकि एक पोजीशन तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा, मतलब या तो दोनों ऑर्थो पे या एक ऑर्थो एक पैरा पे अटैच होगा, अगर CH3 ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच रहेगा तब। तो इसलिए मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, मतलब बी आपका मेटा क्रिसोल है, ये आपका बी है मेटा क्रिसोल। उसके बाद वाटर टू गिव कंपाउंड ई आपका हो जाएगा तीनों पोजीशन से ब्रोमीन अटैच कर दीजिए, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन से। तो यहाँ से OH और यहाँ पे CH3 था, OH के रिस्पेक्ट में 3 ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड ई है। इसके बाद ए जो है इसका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड HI से करते हैं तो 2 कंपाउंड बनता है C और D, और C D से सेपरेट हो जाता है इथानोलिक AgNO3 से। AgNO3 क्या करता है, हेलाइड के साथ, मतलब हेलोजन रहता है X एटम, तो उसके साथ ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, मतलब कि C या D में से एक तो अल्काइल हेलाइड होगा, और D जो है NaOH में सोल्यूबल होता है, मतलब फिर से फिनोलिक पार्ट होगा इसमें। तो फिनोल प्लस अल्काइल हेलाइड बनता है ए का रिएक्शन जब HI से होता है। तो इससे पता चल रहा है कि ए आपका ईथर है, और इसमें बेंजीन भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि बी का आइसोमर है तो बेंजीन तो रहेगा। इसके बाद OCH3 एनिसोल, यही आपका पॉसिबिलिटी है ईथर का। जब इसका रिएक्शन HI से होगा तो यहाँ से पहले H+ एक्सेप्ट होगा, तो ये H+ एक्सेप्ट करके OH+ बनाएगा। अब I-,
तो 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तब तो SN1 नहीं तो SN2। तो इस केस में 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, मतलब SN2। तो I माइनस लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा तो CH3 माइनस पे अटैक करेगा तो फिनोल प्लस CH3I बनाएगा। यही तो बनाना था। फिनोल आपका एक्वस NaOH के साथ सोल्यूबल हो जाता है, मतलब D आपका फिनोल है और ये CH3I बनेगा, ये आपका C है, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि C जो है इथानोलिक AgNO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा, AgNO3 से ये प्रेसिपिटेट बनाएगा AgI का। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो A एनिसोल हो गया, B और E बता दिए थे, D फिनोल हो गया, C आपका मिथाइल आयोडाइड CH3I हो गया। सभी का रिएक्शन भी बता दिए हैं, सभी का स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।